हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन की बात करेंगे। जो पिछली क्लास में हमने वो डिस्कस करा था उसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। एक्सेप्शन कौन सा सेक्शन? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। एक्सेप्शन क्या है कि पिछले क्लास में जो हमने डिस्कशन करा था, कैपिटल गेन कब चार्ज टैक्सेबल होता है। तीन कंडीशन होते हैं इसमें। पहले तो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि ट्रांसफर होना मैंडेटरी है कोई भी कैपिटल एसेट्स के लिए। और टैक्सेबिलिटी कब आती है? जब हम ट्रांसफर करेंगे। बट हमारे इस केस में जो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी कब आएगी? टैक्सेबिलिटी ट्रांसफर के टाइम पे नहीं होगी। एक्सेप्शन है कब? जब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और जब हम कैपिटल एसेट्स को हम किस में ट्रेड कन्वर्ट करते हैं? स्टॉक इन ट्रेड में। मसलन इसका एग्जांपल दें कि जैसे कोई मेरे पास कोई लैंड पड़ा हुआ है, मेरे पास कोई लैंड का प्लॉट पड़ा हुआ है मेरे पास। अब उसको क्या करा, मेरा मन क्या कर रहा है कि अब हम रियल एस्टेट, अब ये मेरा क्या कैपिटल, जो लैंड है हमारा क्या है? कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, मेरे कैपिटल एसेट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में आ रहा है ये। अब क्या मेरा मन क्या कर रहा है कि अब हम रियल एस्टेट के बिजनेस में आएंगे और क्या करेंगे, इसको अपना जो लैंड है इन्वेस्टमेंट जो हमने लैंड में किया हुआ है उसको हम किस में लाएंगे? स्टॉक इन ट्रेड में लाएंगे। अगर हम रियल एस्टेट के बिजनेस में आ रहा है तो अगर लैंड को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अपने बिजनेस में के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। अगर हम इसको अपना रियल एस्टेट के बिजनेस में लेके आते हैं, लैंड को जो मेरा पड़ा हुआ है जो इन्वेस्टमेंट, उसको हम रियल एस्टेट के बिजनेस में लाते हैं तो क्या हो जाएगा? मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हमारा लैंड कन्वर्ट किस में हो रहा है? स्टॉक इन ट्रेड में। अब रियल एस्टेट में लेके आ रहे हैं तो ये किसके डिफिनेशन में आता है? ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। मतलब जो मेरा लैंड का फ्लोट है उसको हम कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? रियल एस्टेट के बिजनेस में ला रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है? वो कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, कन्वर्जन हुआ, ये कहाँ आता है? ये किसके डिफिनेशन में आता है? ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। मतलब कैपिटल एसेट्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टॉक इन ट्रेड में हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा। इसको हम किसके ये हमारा कब होगा? ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब हम सेक्शन 45 की बात करें, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी हमारी हो गई कब? जब हमने कन्वर्ट करा है, जब हमने कन्वर्ट करा लैंड को अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड में, तो ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। बट यहाँ एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। इस केस में क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन पे जो हम क्या ट्रांसफर जो हुआ है इस टाइम पे ये टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल कब होगा? जब हम अपना स्टॉक इन ट्रेड, जो हम अपना लैंड पे जो प्लॉट का मैंने स्टॉक इन ट्रेड में हमने कन्वर्ट करा है, अगर उसको हम सेल करेंगे तो उस सेल के टाइम पे हमारा ये क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन चार्ज होगा। सपोज हमने फाइनेंशियल ईयर इसमें क्या करा है, हमने लैंड को कब फाइनेंशियल ईयर अभी हमने 23-24 में इसको कन्वर्ट करा। किसमें कन्वर्ट करा है? किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में हमने कन्वर्ट करा है। और स्टॉक इन ट्रेड को हम किस साल में सेल कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो ट्रांसफर कन्वर्ट हमने किस साल करा है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। इसको स्टॉक इन ट्रेड को कब किस साल में सेल कर रहे हैं? 24-25 में। तो हमारा टैक्सेबिलिटी कब आएगा? 24 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्सेबिलिटी आएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा कि इसका हम क्या करेंगे, अब पहला आता है कि इसका कैपिटल गेन हम कैसे निकालेंगे। इसमें दो सिचुएशन बनती है, एक तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। दूसरा होगा हमारा पीजीबीपी का इनकम होगा, पीजीबीपी का हमारा इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या होता है कि जिस दिन हमने ट्रांसफर करा है लैंड को, जिस दिन हमने ट्रांसफर करा है किसको? तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे हम, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। अब उसके बाद लेस क्या करेंगे हम? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कब कर लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेंगे हम। उसके बाद लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? वो लेस करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा।
वो लेस करने के बाद जो हमारा कैपिटल गेन आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब यहाँ पर क्या है, अब पीजीबीपी में इनकम हम कैसे दिखाएंगे, पीजीबीपी में इनकम कैसे दिखाएंगे, सेल प्राइस, जो अब हमने स्टॉक को सेल करा है, जब हमने स्टॉक को हमने सेल करा है वो सेल प्राइस, और हमारा यहाँ पे क्या होगा, लेस क्या करेंगे, फुल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन जब हमने कन्वर्जन किया था उस दिन का लेस फेयर मार्केट वैल्यू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो लैंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो इस कन्वर्जन में हमारा दो ट्रांजेक्शन, जो टैक्स कब लगता है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन और इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में ये टैक्सेबल होगा। पहला है क्या कि कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, जब हम जिस दिन हम कन्वर्ट करा है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी होगा, हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब क्या हुआ कि पीजीपी में हमारा कब आएगा, जब हमने क्या करा है, जितने में हमने स्टॉक को सेल करा है और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब लैंड को हम स्टॉक ट्रेंड में जब हम फेयर मार्केट वैल्यू को था उसका वो हम लेस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, ये प्रॉफिट और प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जो अमाउंट हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। जो अमाउंट हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखे हैं वो किसके, फिक्स एसेट्स का, वो हमारा क्या है, लैंड का, वो हमारा क्या है, इररिलेवेंट है। अब क्या है हमारा, क्या डेट ऑन रिलेवेंट क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू, रेट क्या रिलेवेंट क्या होगा हमारे लिए, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का, जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब कन्वर्जन जिस दिन हमने कन्वर्ट करा है किसमें, लैंड को स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, टैक्सेबिलिटी हमारा जब हमने कन्वर्ट करा, कन्वर्जन के टाइम पे तो टैक्सेबल नहीं हुआ। टैक्सेबल कब होगा ये, जब हमने स्टॉक को सेल करा है, जब हमने स्टॉक को सेल करा है उस टाइम पे हमारा दो हेड पे इनकम होगा, एक तो कैपिटल गेन में और दूसरा होगा पीजीबीपी में, स्टॉक को जब हम सेल करेंगे। तो इसीलिए एक्सेप्शन में आ गया यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने पार्ट स्टॉक सेल करा है, अगर हमने सपोज ये एरिया का लैंड है हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है। सपोज हमने पार्ट एरिया सेल करा है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट एरिया का ही कैपिटल गेन निकालेंगे। पार्ट एरिया का ही जितना हमने सेल करा है, जितना हमने स्टॉक इन ट्रेड सेल करा है उतना का ही पोर्शन हम कैपिटल गेन निकालेंगे। जितना एरिया हमने स्टॉक इन ट्रेड में सेल किया है उतना एरिया का ही हमने कैपिटल गेन निकालना होगा। अब बाकी एरिया अगर जो बाकी जो स्टॉक है जिस साल में सेल होगा उसी साल में ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी और कैपिटल गेन। जिस साल में कन्वर्ट नहीं होगा उस साल में ये, जिस साल में सेल नहीं होगा उस साल में हम इसका टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अब क्या है कि अब हमारा सिचुएशन ये होता है कि जो हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है एग्जाम्पशन का अंडर सेक्शन 54 EC में। इसमें क्या होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स लैंड और बिल्डिंग को सेल करते हैं तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड में, और बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड और नेशनल हाईवे बॉन्ड में हम इसको क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम। 6 महीने जब हमने ट्रांसफर करा है उसके विद इन 6 मंथ हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। कहाँ पे, रूरल इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड पे या तो नेशनल हाईवे बॉन्ड पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा ट्रांसफर कब हुआ, ये स्टॉक इन ट्रेड हमारा ट्रांसफर कब हुआ, जिस दिन हमने कन्वर्ट करा है। कन्वर्ट जिस दिन किया है उस दिन हमारा ये ट्रांसफर हो गया। मगर ये टैक्सेबिलिटी कब आ रही है, समझिए यहाँ टैक्सेबिलिटी कब आ रही है स्टॉक इन ट्रेड की, जब हम स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर रहे हैं। तो 6 महीना हम क्या करेंगे, 6 महीना हम क्या करेंगे, कहाँ से कंप्यूट करेंगे, जिस दिन से हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया है।
स्टॉक इन ट्रेड को हमने जिस दिन सेल किया है 6 महीना हम उसी दिन से लेंगे, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन से। इसमें सीबीडी का सर्कुलर आया है। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स टू स्टॉक द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्टॉक पीरियड ऑफ 6 months shall be calculated from the date of sale of stock for the purpose of exemption under section 54 EC। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ स्टॉक हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 6 महीना कैलकुलेशन के लिए। ये बात ध्यान देने वाली है। अब दूसरा स्टोरी क्या आती है एक्सेप्शन वाले में, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स। वाइस वर्सा सिचुएशन हो गया। हमने क्या करता, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसको हम किसमें कन्वर्ट करें, अभी स्टॉक इन ट्रेड में बात करा था अभी अपने। अभी क्या कर रहा है कि हमारा स्टॉक इन ट्रेड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल एसेट्स में। कैपिटल एसेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है किस दिन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। फेयर मार्केट वैल्यू है जिस दिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स में, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी में। यहाँ पे वही लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ which it is converted into the capital assets shall be taxable under the head PGBP। फेयर मार्केट वैल्यू में हम जिस दिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में। ये दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में। ट्रेड को हम कब जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स में, उस दिन अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो हमारा किस में टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी। अब यहाँ पर क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होगा, जितने में हमने कन्वर्ट करा है फेयर मार्केट वैल्यू में, जितने फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन कन्वर्ट हुआ है उस दिन का वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाए। किस पर्पस के लिए, कैपिटल गेन के लिए, कैपिटल गेन के लिए। ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहाँ से लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लेंगे जिस दिन हमारा स्टॉक इन ट्रेड से कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट्स में। जिस दिन हमारा स्टॉक इन ट्रेड से कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, कैपिटल एसेट्स में, उसी दिन से हम क्या करेंगे, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। सपोज हमने एसेट्स को मतलब स्टॉक इन ट्रेड में 3 साल से रखा था, स्टॉक इन ट्रेड में हम कन्वर्ट किस डेट में कर रहे हैं, जिस दिन से कन्वर्ट कर रहे हैं उस डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग का हम लेंगे। 3 साल को भूल जाएंगे यहाँ पर, जिस दिन हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड से किस में, कैपिटल एसेट्स में, पीरियड ऑफ होल्डिंग उसी दिन से हम कंप्यूट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पर क्या है, अब सिचुएशन यहाँ पे क्या था कि पहला जो हमने पार्ट पढ़ा था कि क्या, जब हम कैपिटल एसेट्स को किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल एसेट्स में ट्रांसफर करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो सेल स्टॉक इन ट्रेड में, तो हमारा टैक्सेबल कब होता है, जब हमारा स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। पहला सिचुएशन था। अब दूसरा सिचुएशन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड को कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल एसेट्स में। तो यहाँ पर जिस दिन हम सेल कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी में। एक टैक्सेबल कहाँ पे हो जाएगा, पीजीबीपी में, जिस दिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और जिस दिन हम कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे उस दिन कैपिटल ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, ये उस दिन टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट कैपिटल गेन, ये ट्रांसफर हो जाएगा। जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड, उस दिन वो चार्ज कहाँ होगा, पीजीबीपी में, अंडर दैट पीजीबीपी जो प्रॉफिट आएगा। जिस दिन हम कैपिटल एसेट्स को फ्यूचर में ट्रांसफर करते हैं, जिस दिन ट्रांसफर करेंगे उस साल ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट कैपिटल गेन। वही बोल रहा है इन दिस केस पीजीबीपी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स एंड कैपिटल एसेट्स शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड। जिस साल कैपिटल एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे उस साल एक टैक्सेबल होगा। अब कहानी आती है क्या, तीसरा सिचुएशन क्या एक्सेप्शनल, तीसरा सिचुएशन क्या आता है हमारा,
तीसरा सिचुएशन ये आता है कि कोई भी कंपनसेशन हमें मिलता है गवर्नमेंट से, क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन, अगर सरकार के द्वारा अगर किया जाता है लैंड का, सरकार के द्वारा अगर कंपल्सरली एक्विजिशन किया जा रहा है लैंड का, तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। कब? जिस साल हमें कंपनसेशन मिलेगा। सपोज दिल्ली मेट्रो बन रही है, दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये दिल्ली में जहाँ जहाँ क्या होता है, मेट्रो स्टेशन बनाने हैं, लैंड चाहिए होगा वहाँ पर, दिल्ली में जगह की बहुत कमी है। वो क्या करेगा, आसपास के एरिया जो घर हैं उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्वायर करेगी। एक्वायर करने के बाद उस क्या देगा, एक्वायर करने के बाद जब गवर्नमेंट ने एक्वायर करा तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र इमीडिएट हो गया गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के खाते में चले गया ये। अब हमें टैक्सेबल कब होगा, जिस साल हमें कंपनसेशन मिलेगा। सपोज ये तो हो गया दिल्ली मेट्रो का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है बनारस में, तो उसमें क्या हुआ है, जितने भी रेसिडेंशियल एरिया थे आसपास के, जिन्होंने मतलब इसको चिन्हित किया था कि इस घर को कहाँ पे, कहाँ तक इस एरिया को हमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लेना है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्वायर कर लिया उस एरिया को। जितने भी वहाँ पे रेसिडेंशियल जगह घर होगा किसी का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कंपनसेशन देगी। तो ट्रांसफ़र कब हुआ है ये, जब गवर्नमेंट ने एक्वायर करा है उस रेसिडेंशियल एरिया को। और कंपनसेशन तुरंत नहीं मिलता, उसमें टाइम लगता है। तो जिस साल हमें कंपनसेशन मिलेगा टैक्सेबल, वो उस साल होगा। जिस साल हमें कंपनसेशन मिलेगा टैक्सेबल, वो उसी साल होगा, ना कि जिस साल गवर्नमेंट ने एक्वायर करा है। तो सिमिलरली, ये तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बात हो गया। सिमिलरली हम बात करते हैं, अभी अयोध्या में राम जन्म मतलब राम मंदिर बना है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने वहाँ भी कुछ लैंड एक्वायर करे हैं, किसके लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, या तो उसको और मतलब रोड चौड़ी करने के लिए, या मतलब अयोध्या शहर को रिनोवेशन करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो भी रेसिडेंशियल एरिया एक्वायर करा होगा, वो क्या हो गया, कंपल्सरली एक्वायर किसके द्वारा हो गया, सरकार के द्वारा। मतलब इमीडिएट उनको कंपनसेशन नहीं मिला होगा। तो जिस दिन सरकार को ट्रांसफ़र हो गया, तो ट्रांसफ़र उस साल हो गया। बट टेक्निकली क्या हुआ, जिस साल हमें कंपनसेशन मिलेगा टैक्सेबल, वो करते हैं। नॉर्मली कैपिटल गेन इज टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। नॉर्मली क्या करते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब कैपिटल गेन ट्रांसफर होता है उसी साल में टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेन पे। जहां अगर कंपल्सरली एक्वायर हुआ है एसेट्स का, तो वहां पर किस में क्या क्या होगा, जिस साल हमें कंपनसेशन मिलेगा उस साल वो टैक्सेबल होगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या हो जाएगा, इनिशियल कंपनसेशन जो मिला है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम क्या कर निकालेंगे, तो उसके बाद शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर उसके बाद क्या होता है कि हमें तो एक बार वो कहानी ये हो गई कि हमें कंपनसेशन मिल गया, हमें कंपनसेशन मिल गया, सरकार ने जो रेट फिक्स करे थे उस रेट से हमें कंपनसेशन मिल गया। हमें लगता है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमें क्या करा है, कंपनसेशन कम दिया है, सरकार ने हमें कंपनसेशन कम दिया है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम केस फाइल करेंगे। केस कहाँ फाइल करेंगे, कोर्ट में। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद अगर कोई हमें इनहेंस कंपनसेशन मिलता है, सपोज हमें 10 करोड़ का कंपनसेशन मिला था इनिशियल, उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको क्या किया, लिटिगेशन में लेके आ गए, सपोज 5 करोड़ रुपए हमें और कंपनसेशन मिल गया। तो जिस साल इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा, वो इनहेंस कंपनसेशन जिस साल मिलेगा वो टैक्सेबल उसी साल होगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, इनहेंस कंपनसेशन लेस लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो हमारा होगा, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेट्स हो जाएगा। अब कहानी आती है क्या, इसमें एक मजेदार और स्टोरी क्या है कि हमारा अगर कैपिटल एसेट्स एक्वायर किस सेक्शन में हुआ है, अंडर सेक्शन 96, और हमें कंपनसेशन कब मिला है, कंपनसेशन हमें किस सेक्शन में मिला है, अंडर सेक्शन 96। किस एक्ट में, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसमें क्या, RFCTLARR जो एक्ट है, अगर हमें इसमें कंपनसेशन मिला है तो ये टैक्सेशन हमें क्या हो जाता है, ये हमारा इनकम एग्जेम्प्ट हो जाता है। किस सेक्शन में, सेक्शन 96 ऑफ
CTLARR। इस एक्ट में अगर हमारा कंपनसेशन मिला है सेक्शन 96 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगा। किसमें, इनकम टैक्स में टैक्स हमें नहीं लगाना पड़ेगा। इनिशियल कंपनसेशन इफ इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हिच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इनहैंस कंपनसेशन इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। अब क्या होता है, कितना बार हमारा जो इनहेंस कंपनसेशन होता है उसमें दो कट, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और हमने बोला क्या कि जिस साल हमें इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा उस साल वो टैक्सेबल होगा। बट स्टोरी यहाँ पे क्या होती है, अगर किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पे अगर आता है, इंटरिम ऑर्डर आ गया, फाइनल ऑर्डर नहीं आया, इंटरिम ऑर्डर आया, इंटरिम ऑर्डर आ गया कि भाई इसको 5 करोड़ कंपनसेशन दे दो मिस्टर ए को। तो जैसे हमने बात करा कि जिस साल हमें इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा टैक्सेबल 5 करोड़ रुपए उसी साल होगा। बगैर ये इनहेंस कंपनसेशन हमें कब मिला है, कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पे, कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पे हमें इनहेंस कंपनसेशन मिला है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। कब ये होगा, जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है कोर्ट का या अथॉरिटी का, जब फाइनल ऑर्डर आएगा, फाइनल ऑर्डर आएगा किसका, कोर्ट या अथॉरिटी का, टैक्सेबल हम उसी साल करेंगे। अगर इंटरिम ऑर्डर पे अगर कंपनसेशन मिल रहा है तो हम इसको टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर फाइनल ऑर्डर का वेट करेंगे, फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही हम इसको टैक्स देंगे। अब क्या होता है कि कोई अगर इंटरेस्ट हमें मिलता है लेट कंपनसेशन में, तो टैक्सेबल कहाँ होता है, अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और उस पर डिडक्शन हमें 50% का मिल जाता है, कहाँ, अंडर सेक्शन 57 में। ये थोड़ा लिटिगेशन वाला मैटर है, ये थोड़ा लिटिगेशन वाला मैटर है, बट अभी यही मान के चलते हैं एग्जाम के पर्पस के लिए। अगर हमारा क्या होता है कि हमें कोई कंपनसेशन मिल गया, अगर उसमें क्या होता है कि कोर्ट ने इसको, या तो बाद में सपोज हमने क्या करा है, सपोज हमें कंपनसेशन मिला 10 करोड़ रुपए का, हमने टैक्स पे कर दिया इसके अकॉर्डिंग, बाद में किसी कोर्ट या अथॉरिटी का ऑर्डर आ जाता है, ये घटा के 8 करोड़ कर देते हैं कंपनसेशन को, तो हमें क्या होगा, क्या करेगा, इसमें रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगी, किसमें, अंडर सेक्शन 155 में, और टैक्सेबल क्या हो जाएगा, जो रेक्टिफाइड जो रिवाइज इनकम है वही टैक्सेबल होगा। ट्रांसफरर जो है, जिसका लैंड है, उसका डेथ हो जाता है, उसके डेथ के केस में अगर कंपनसेशन, इनहेंस कंपनसेशन किसी दूसरे आदमी को मिलता है, उसके लीगल गार्जियन को मिलता है, तो टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, जिसको ये इनहेंस कंपनसेशन रिसीव हुआ है। अब कहानी दूसरी स्टोरी क्या है कि हमारा कोई एग्रीकल्चर लैंड का है, इंडिविजुअल रेशियो केस में हमारा, अगर हमारा लैंड अर्बन एरिया में है, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अब गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, गवर्नमेंट इसको एक्वायर कर रही है, तो ये टैक्सेबल, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि इस पे पिछले 2 साल में हमने इस पे खेती एग्रीकल्चर किया हो, पिछले 2 साल में हमने इस पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करा हो, तो ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। किस सेक्शन में, सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि ये हमारा एग्रीकल्चर, अब कहानी क्या आती है कि सेक्शन 45A, सेक्शन 45A क्या करता है, 45A1 क्या करता है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। हमें क्या है कि नॉर्मली कैपिटल गेन टैक्सेबल किस साल होता है, जिस साल हमें ट्रांसफर होता है, बस हमारा इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है किस पे, इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है, कब, किस मिला हुआ है कि इंश्योरेंस क्लेम कब मिला हुआ है कि हमारा एसेट्स कब डिस्ट्रॉय हुआ है, फायर से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, सुनामी से, राइट से, सिविल डिस्टर्बेंस से, एनिमी एक्शन, ठीक है, या एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी एंड द इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, देन कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम किस में मिला है, फायर लॉस हमारे किससे हुआ, कैपिटल से डिस्ट्रॉय हुआ है, फायर से हुआ है, फ्लड से हुआ है, अर्थक्वेक से हुआ है, सुनामी से हुआ है, राइट से हुआ है, सिविल डिस्टर्बेंस से हुआ है, तो वो हमारा कैपिटल गेन
एनिमी एक्शन कम्बेट, अगर मतलब एनिमी को, मतलब बाहरी दुश्मन को खदेड़ने में हमें क्या हुआ है, अगर क्षति हुआ है तो हम अगर उस पर इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए कैपिटल गेन। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो क्या होगा, कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है लेस क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इस पे। अब आता है क्या है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। यहाँ पे स्टोरी क्या है, कहानी यहाँ पर ये है कि सेक्शन 45A में क्या बोलता है कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब इस केस में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ के पास क्या होता है, ये कोई लैंड होता है, फ्लोट ऑफ लैंड होता है, उसमें क्या करता है वो लैंड को ट्रांसफर कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी के केस में, कि आप ट्रांसफर लीजिए ये लैंड को और आप इसके ऊपर बिल्डिंग बनाइए, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद कुछ पोर्शन हमें दीजिए, कुछ पोर्शन आप सेल कर लीजिएगा। ये होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो गया, जिस साल क्या हुआ है पोसेशन हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का किसको दिया है, एग्रीमेंट के थ्रू दिया है। ईयर ऑफ टैक्सेबल क्या हो जाएगा कि जिस साल वो क्या होगा, डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू करेगी। हमने ट्रांसफर कब करा है, लैंड हमने ट्रांसफर कब कर दिया, जिस साल हमने किसी एग्रीमेंट के तहत डेवलपर को देख क्या बोल दिया, भाई तुम हमारा लैंड लो और तुम इस पर बिल्डिंग बनाओ, और कुछ पोर्शन हमें पहले प्री डिसाइड होता कि हमें मतलब जिसका लैंड उसको क्या देना है, बाकी उसको दूसरे जो जो डेवलप करेगा उसको क्या लेना है। तो ट्रांसफर कब होगा, जब हमने अपना लैंड किसको ट्रांसफर करा है, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर किया है किसको, डेवलपर को। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब हो जाएगा कि जिस साल क्या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू किसके द्वारा होगा, अथॉरिटी के द्वारा। तो टैक्सेबिलिटी कब आएगी कि जिस साल हमने क्या ट्रांसफर लैंड को करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उस साल टैक्सेबिलिटी नहीं है। टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब अथॉरिटी ने क्या करा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करा है, टैक्सेबिलिटी उस साल आएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज शेयर प्लस मनी रिसीव्ड। उसमें क्या होता है कि जो डेवलपर होता है दो, इसमें तो क्या बोलता है डेवलपर क्या करता है इसमें, इसको डेवलपर क्या करता है, लैंड का देगा कुछ उसमें जो जो डेवलप किया है प्रॉपर्टी उसमें कुछ शेयर देगा उसको, उसके बाद मनी भी देता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस क्या हो जाएगा, मनी रिसीव, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अब कहानी क्या आती है कि यहाँ पर क्या कर दिया एसएससी ने, ट्रांसफर कब कर दिया कि कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू करने से पहले ही उसने एसएससी ने अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, जिस दिन ये ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी कैपिटल गेन उसी साल ट्रांसफर होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा इसमें, अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 7 में कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ द शेयर रिसीव्ड इन ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। एक्सक्यूज मी, मीनिंग ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या बोलेंगे इसको, इट मीन्स अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच पर्सन ओइंग प्रॉपर्टी इन्वॉल्व प्रॉपर्टी agreed to allow another person to develop a real estate project. Consideration in this case is a share being a land or building or both. In such project part of the consideration may be also in case cash by a check or draft or any other mode. आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।